होती है समाज के विभिन्न आयामों को स्पर्श करने में, उसके लालित्य को समझने में, उसके सुख दुख को समझने में, उसकी वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति करने में वही साहित्यकार संपन्न होता है, वही साहित्यकार धनी होता है जो संवेदना को जीता है और उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति साहित्य के विभिन्न माध्यमों में करता है। और आप कविता लिखना, जहां तक मैं तो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और उसी का प्रोफेसर हूं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि शुरू में कविताएं ही फूटती हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। काव्य की संवेदना शुरू में प्रत्येक व्यक्ति, कवि कवियत्री काव्य की अभिव्यक्ति करता है, लेकिन साहित्य की सूक्ष्मता, उसकी मीमांसा, उसका विश्लेषण और स्वयं की आलोच्य दृष्टि से और सामाजिक आलोच्य दृष्टि से कहानियां और उपन्यास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। समाज का संपूर्ण ताना बाना कहानियों से भी अधिक उपन्यासों में अभिव्यक्ति पाता है। अगर कहानी अर्धवृत्त है तो जीवन के पूर्ण वृत्त का नाम उपन्यास है। उपन्यास लिखना आसान और सहज नहीं है। भारत में तो नाट्य और काव्य की ही परंपरा रही है, लेकिन जब से भारत में नावल आया है, जीवन की पूरी मीमांसा, पूरी जीवन परिधि उपन्यासों से शुरू होती है। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि उपन्यास व्यक्ति और व्यक्ति से समाज, समष्टि और वयस्ति दोनों के बीच की कड़ी का नाम उपन्यास है। चाहे वो गोपाल राम गहमरी के खोजी उपन्यासों से उसका समारंभ होता है, भाग्यवती से आरंभ होता है और वह अपनी सफल यात्रा करते हुए स्वादानुसार नमक तक जाता है। उसकी पूरी संवेदना की कहानी है, संवेदना का विकास है। और इस संवेदनात्मक विकास का असहज स्पर्श और सहज अभिव्यक्ति, नैसर्गिक अभिव्यक्ति डॉक्टर सोनाली मिश्रा के कुछ थोड़ा सा पढ़ने को मिला। जब आपका नाम आया तो मैंने देखा कि उसमें जो संवेदना की अभिव्यक्ति की सामर्थ्य है और जो भाषिक समझ है वह अद्भुत है, अद्वितीय है। तो मैं तो केवल अपना आपका परिचय और उसके विषय के साथ आज का जो विषय रखा गया है वह उसका बड़ा विशिष्ट महत्व है। महत्व इसलिए है कि साहित्य एवं फेमिनिज्म, साहित्य के साथ यहाँ हम प्रशंसा करने लगते हैं। फेमिनिज्म के नाम पर हम खरदूषण की बहन की भी प्रशंसा करने लगते हैं और पता नहीं कहां से उसमें अभारतीय तत्वों का समावेश करने लगते हैं और एक नग्नता को। और डॉक्टर विवेकी राय ने अपने साँझ का दीप एक ललित निबंध है, चाहे कुबेरनाथ राय ने लिखा है, अश्लीलता को परिभाषित करते हुए कहा है कि संगति रहित उत्तेजना ही अश्लीलता है। आज के साहित्य, आज के परिवेश और पर्यावरण में, और विशेष रूप से एक साम्यवादी जो अभिनव दृष्टि है, उसमें एक फेमिनिज्म को लेकर के, नारी स्वातंत्र को लेकर के जितनी नकारात्मकता का आयोजन, उसका उत्सव, उसकी अभिव्यक्ति और उसका आचरण किया गया है, उसी से नारी स्वातंत्र ले लिया गया है। और हमें अपने संस्कृति से दूर कर दिया गया। संस्कृति एक देश की जीवन शैली होती है, हजारों वर्षों की जीवन शैली होती है, और जो संस्कृति होती है उसी में हमारे सनातन के तत्व समाहित होते हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर पाठ्य के लिए हम सब ने आपको आज आमंत्रित किया है और ये सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से इसका प्रसारण भी होगा। और बड़ा आज जितनी हत्याएं हो रही हैं और जिस तरह हिंदू वर्सेज एक लव जिहाद का जो प्रश्न छिड़ा हुआ है, इस पर आप बेबाकी से अपनी अभिव्यक्ति देंगी। तो थोड़ा सा परिचय मैं केवल अपने लोक पहल के लिए दूंगा। लोक पहल पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के अनुयायियों का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सामाजिक सकारात्मक हस्तक्षेप है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण इसका मूल उद्देश्य है। इसके संयोजक डॉक्टर वीके सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से हैं। प्रोफेसर संतोष सिंह जो
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, वो इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर चौहान, प्रोफेसर आलोक चौहान, जो मेरठ के अभियांत्रिकी संस्थान के निदेशक हैं। और हमारे 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं, पूज्य महंत अवैधनाथ जी, पूज्य अशोक जी सिंघल, पूज्य रज्जू भैया, पूज्य महामना मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। और इन्हीं अधिष्ठान, इसी वैचारिकी को जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी केवल भारतीय जनता पार्टी के और प्रखर राष्ट्रवादी ही नहीं है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो विचारों को जीता है और विचारों के आधार पर ही उत्तर प्रदेश को और भारत को गढ़ने का सत प्रयास कर रहा है। और हम लोग उन्हीं की नीतियों को जनता तक ले जाने का प्रयास करते हैं और जनता की नीतियों को हम सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करते हैं। यही हमारे लोक पहल की मुख्य उद्देश्य है। और लोक पहल के एक अनन्य कार्यकर्ता और हमारे बहुत अनन्य सहकर्मी और युवा अर्थशास्त्री डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो अब मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, बिना कोई देर किए, मैं साहित्य एवं फेमिनिज्म तथा भारतीय संस्कृति विषय पर पाथेय के लिए डॉक्टर सोनाली मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना पाथेय प्रस्तुत करें। डॉक्टर सोनाली मिश्र जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है क्या अखिलेश जी? बिल्कुल मैम, बहुत स्पष्ट आवाज है। अच्छा, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। लोक पहल को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। और योगी जी, जिस प्रकार से आपने योगी जी की प्रशंसा की, हम लोग भी उत्तर प्रदेश के वासी हैं और उत्तर प्रदेश में रहकर पिछले 5 साल के भीतर जो भी परिवर्तन आ रहा है वो हम सभी ने अनुभव किया है। महिला होने के नाते मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं इस विषय पर बात करूं, क्योंकि अभी आज से 8-9 साल पहले हम लोग रात को 9 बजे भी घर से बाहर निकलने में थोड़ा सा हिचकते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि पिछले 2 साल से मैं रात को सफर भी करती हूँ, तो उन मार्गों पर सफर करना भी बहुत सुरक्षित हो गया है, जो पहले दिन, जहां पर पहले आप दिन में भी ये सफर नहीं, यात्रा नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए तो योगी जी का बहुत आभार। एक महिलाओं के प्रति जितनी संवेदनशीलता इस सरकार में दिखाई पड़ती है, उतनी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे पूर्ववर्ती सरकारों में या फिर कहीं पर भी दिखी हो। क्या आज आप लोगों ने जो मुझे विषय दिया फेमिनिज्म वाला, और फेमिनिज्म संस्कृति पर बात, तो उस विषय में यह दरअसल आपने देखा कि मैं सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा लिखती रहती हूँ इस विषय पर, फेमिनिज्म पर और उस पर। तो क्योंकि मेरी जो पृष्ठभूमि है वह अनुवाद की रही है। आपने मेरे परिचय में भी है कि मैंने अनुवाद के सिद्धांतों पर रिसर्च किया है, शोध किया है। हालांकि मैं पहले फेमिनिस्ट तो नहीं थी, लेकिन आप मुझे थोड़ा बहुत समझ सकते कि प्रगतिशील टाइप का, मैं प्रगतिशील प्रकार की मैं हुआ करती थी। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई व्यक्ति साहित्य में जाता है तो वो आरंभ में हो ही जाता है, क्योंकि आपको ऐसी सराउंडिंग्स मिलती है, आपको अपने आसपास के ऐसे ही लोग जिनका विमर्श के स्तर पर, जिनका विमर्श पर कब्जा है, वो आपको सभी उसी प्रकार के मिलते हैं। और आप कहीं ना कहीं उस चकाचौंध के वशीभूत होकर उनसे प्रभावित हो जाते हैं। और चूंकि आलोचना में भी उन्हीं का कब्जा है और कविता में भी उन्हीं का कब्जा है, हर उसमें उनका कब्जा है, तो आप ऐसे विचारों और साहित्य में, जो अभी हम लोग के पाठ्यक्रम वगैरह में भी जो हम लोग को पढ़ाया जाता है लगभग, मतलब मैं तो अंग्रेजी की विद्यार्थी रही थी, हिंदी अपने पूरे उसमें पढ़ा करती थी। और अंग्रेजी की विद्यार्थी इस कारण थी क्योंकि हम लोग के छोटे शहर में हम लोग को थोड़ा सा यही समझाया जाता था, हम लोग के अभिभावकों की यही इच्छा रहती थी कि अंग्रेजी पढ़ लो, नहीं तो विवाह नहीं होगा, या फिर माने एक आपका एक स्टेटस, एक छोटे शहर में अंग्रेजी को एक स्टेटस मान लिया जाता था। हालांकि अब स्थितियां बहुत सुधर गई हैं। तो ऐसे में अंग्रेजी साहित्य से मैंने एमए किया था। उसके बाद जब मैं यहाँ दिल्ली आई थी, तो दिल्ली भी मैं अंग्रेजी साहित्य का ही एक विषय था, उसके ऊपर रिसर्च करने ही आई थी। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि नौकरी करनी पड़ी, या फिर एक लंबा एक सफर है मेरा। तो मैं चूंकि कॉर्पोरेट में थी, मैं जिसको आप बोल सकते, मैं
एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हुआ करती थी कॉर्पोरेट्स में। एक वो दूसरी दुनिया थी। लेकिन बेटा होने के बाद मेरे हाल लेकिन मुझे लिखने का शौक था। पांचजन्य वगैरह, पांचजन्य में मेरे आंगन की तुलसी का स्तंभ एक बहुत पहले आता था, तो उसमें मेरे लेख प्रकाशित होते थे। तो लिखने का शौक आप मान सकते हैं, मुझे हंस से लेके पांचजन्य मैं सब पढ़ा करती थी, मुझे बहुत पढ़ना अच्छा लगा करता था। लेकिन जब मेरा बेटा हुआ, तो बेटा होने के बाद मैंने पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया, वाक सेतु डिप्लोमा। उससे मुझे पता चला कि भाषा का संसार कितना विस्तृत है। और उसके बाद जब मेरी बेटी हुई, बेटी होने के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़कर, पूर्णकालिक जो नौकरी थी उसको छोड़कर, मैंने ये फ्रीलांसिंग अपना अनुवाद का कार्य करना आरंभ किया। और उसके बाद से मेरा जो मेरी जो सो कॉल्ड प्रगतिशीलता थी, उसमें एक ठहराव आया, उसमें एक ऐसा बिंदु आया जिसने मुझे सोचने के लिए बहुत विवश किया। क्योंकि मैं भाषा के संसार में चली गई थी, तो एक एक शब्द का, कौन से शब्द का कौन सा अर्थ है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैंने उससे पहले की लिखी हुई लगभग सभी कविताओं को जला दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती थी उन्हें अपने साथ। वो इसलिए जला दिया था क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं वो सारे शब्द प्रयोग किए थे जो जिनके शब्दों का अर्थ मैं अब जाकर समझ पाई हूँ। क्योंकि अब जाकर उनको समझा कि हर शब्द की एक संस्कृति होती है, हर शब्द का एक इतिहास होता है, और हर शब्द का एक धर्म होता है। जब भी हम एक शब्द होता है जिसे हम लोग बहुत बोल देते, दैट इज सेकुलर, कि सेकुलर है। तो हम लोग क्या, हमारे प्रोफेसर्स वगैरह समझाते थे कि कोई भी शब्द जो है, किसी भी शब्द को आप उसकी धर्म और संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। जैसे विवाह एक शब्द है, जो विवाह एक पर्टिकुलर है कि हमारा ही हो सकता है, हिंदुओं में ही हो सकता है। विवाह कैन नेवर बी कंपेयर्ड विथ निकाह और शादी और जो भी कुछ मैरिज वगैरह, उन सबके साथ नहीं किया जा सकता है। तो छोटे छोटे जैसे जैसे शब्द हम लोग को समझाते गए, जैसे जैसे हमारा जो 1 साल का रिसर्च वर्क चला, रिसर्च वर्क में बहुत सारे वाद आए। वाद में किस तरीके से भाषा का वो था, किस तरीके से ट्रांसलेशन एज ए टूल रहा हमारे सांस्कृतिक विध्वंस का, और किस तरीके से हमारे ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के केवल अनुवाद के माध्यम से, अनुवाद नहीं, ट्रांसलेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। तो एक बहुत लंबी एक मेरी यात्रा रही। और इसी यात्रा के बाद मैंने इस चीज को समझा कि जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म है, जो सो कॉल्ड आजादी की बात करने वाले हैं, एक मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसमें ये कहा गया है कि स्त्री का जो कौमार्य है, उसकी रक्षा बचपन में उसका पिता करता है, और युवावस्था में उनके पति करते हैं, फिर उसके पुत्र करता है। और स्त्री की स्वतंत्रता जो है वो इन्हीं के दायरे में है, कुछ ऐसा है। तो आप सोचिए कि इस श्लोक को लेकर बहुत ज्यादा एक बवाल मचाया जाता है। तो हमारे जो एचओडी थे, उस समय के एचओडी थे, उन्होंने बोला था कि सोनाली, बहुत सारे ग्रंथ हमारे इसी प्रकार के भाषांतरण के शिकार हुए हैं। उनमें मनुस्मृति का भी नाम उन्होंने लिया था, और भी बहुत सारे ग्रंथों के नाम लिए थे। लेकिन मनुस्मृति उन्होंने विशेष लिया था, क्योंकि उसको उन्होंने बोला कि ये तो, अब जैसे जैसे मुझे भी ऐसे ही लगता था कि अब जब इन साहित्यकारों का पढ़ती थी, तो उसमें वो लोग बोलते थे कि नहीं, ये सारे मतलब आप मनुस्मृति का पालन करने वाले समाज से हैं, औरत को कैद करने वाले उससे हैं। फिर जब मैंने समझा कि औरत शब्द का भी अर्थ अलग है, स्त्री अलग है, औरत अलग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरी जो एक वैचारिक वो थी, वो जिसे कहते हैं ना कि आप मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर में एक उसका सब मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद एक रूप परिवर्तित होकर आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 1.5-2-3 साल रहे, वो मेरे लिए पूरी तरीके से उसके रहे, जिसने मुझे पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया, और मुझे इस चीज को लेकर विवश कर दिया कि मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को पूरी तरीके से त्याग कर अपनी इस वैचारिक उसमें आ जाऊं। और हालांकि मेरा रिसर्च हो चुका था, मुझे डॉक्टरेट भी मिल गई थी 19 में। उसके बाद भी फिर मैंने इसी चीज को ऑप्ट किया कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, अपना फ्रीलांसिंग ही कार्य करूंगी, और लिखने का ही मूलतः कार्य करूंगी, जिससे मैं भाषा के जो छोटे छोटे जो आयाम रह जाते हैं, उनके ऊपर में लोगों को मतलब समझाना क्या है, मैंने अपनी बात रख सकूं, जिससे जो लोग जितना समझे नहीं समझे। तो
फेमिनिज्म क्या करता है, जैसे कि एक वाला अभी अभी श्रद्धा वॉकर वाला जो एक केस हुआ था, आपने भी देखा हमने भी देखा कि कैसे उसके टुकड़े कर दिए गए थे, उसके टुकड़े करके जिस तरीके से कर, और इसी परिदृश्य में हम क्यों देखें कि किसी विधर्मी ने किया या फिर किसी अलग उसके किया, लेकिन जैसे ही आप लड़की को मन में ये भर देते हैं कि आपके जो ये बॉडी है वो पिता और पति के संरक्षण में नहीं होनी चाहिए या पिता और भाई के संरक्षण में नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो किसके संरक्षण में होनी चाहिए? संरक्षण का नाम शोषण नहीं होता। संरक्षण इज ए डिफरेंट थिंग। संरक्षण माने प्रकृति अगर हमारा संरक्षण करती है, हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, तो संरक्षण और दोहन और शोषण में अंतर होता है। तो संरक्षण को किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन के नाम पर लाकर एक सीमित कर दिया गया, और विकृत, सीमित भी नहीं मैं कहूंगी इसको, तो भी विकृत कर दिया गया। तो उसमें मुझे धीरे धीरे ये चीज रियलाइज होने लगी कि किस तरीके से शब्दों के आधार पर हमारी माने अपने पूरी संस्कृति को ही, हमारे समाज के पुरुषों को ही एक प्रकार से खलनायक बनाकर प्रस्तुत कर दिया। और जब भी ये कहा जाता है और बार बार जब भी ये कहा गया कि स्त्री के साथ इतना शोषण हुआ, ये हुआ, वो हुआ, माने 18वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी, जो भी कुछ ये लोग जो अपना रोते हैं कि बहुत हुआ, बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, उसमें सबसे मजे की बात ये होती है, आप देख कि मतलब जिन्होंने हमारी स्त्रियों को जौहर करने पर विवश किया, उनको तो विमर्श में आपने नायक बना के प्रस्तुत कर दिया, और जो बेचारे उन स्त्रियों के कारण युद्ध भूमि में अपने प्राण बलिदान उन्होंने कर दिए, उनको आपने खलनायक बना के प्रस्तुत कर दिया। तो एक ये जो धीरे धीरे एक विमर्श, जैसे जैसे मैं विषयों को समझती गई, जैसे जैसे मैं इस चीज की गंभीरता को समझती गई, मेरे भीतर, आप सोचिए, मेरे भीतर एक विद्रोह जन्मने लगा। और वो विद्रोह और उसकी जो तीव्रता थी वो इस हद तक थी कि मतलब मैं ही कहीं ना कहीं पागल होने लगी। मेरा सिर दर्द बढ़ने लगा, मुझे लगा बाप रे, मतलब मैं पिछले 10-11 सालों से जिस चीज को फॉलो कर रही थी उसकी सच्चाई तो ये है। हालांकि तब भी मैं अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं मानती थी, क्योंकि हमेशा से मैं पांचजन की प्रशंसक रही। हमेशा से मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो इतनी विशाल है कि जिसके सामना कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं भाई, जो इतने बड़े साहित्यकार उन्होंने लिखा तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, कहीं ना कहीं तो अत्याचार हुए होंगे। लेकिन फिर जैसे जैसे मुझे समझ में आने लगा कि अत्याचार की कहानी के बहाने ये लोग तो हमारी लड़की को परिवार से अलग कर रहे हैं भाई। आप देखिए कक्षा 4 या कक्षा 5, चलिए कक्षा 6 में पढ़ने वाली लड़की को जैसे ही आप ये बताएंगे कि जब ये हमारा औपनिवेशिक काल चल रहा था, उस काल में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्या कहेंगे, तो उसके माइंड में किसकी इमेज बनेगी कि किसने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया? जाहिर सी बात है, पुरुषों ने। आप पूरी बात तो बता नहीं रहे कि निरंतर सांस्कृतिक जो ध्वंस हुआ उसके कारण एक परिदृश्य ऐसा बन गया था कि लड़कियों को हो सकता है बाहर नहीं पढ़ने दिया जाता हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी सुसंस्कृत लड़कियों के हमारे पास उदाहरण है। अगर ऐसा नहीं होता तो चेतना की यात्रा इतनी लंबी चल ही नहीं सकती थी ना। तो माने जिनको खलनायक बना के प्रस्तुत करना चाहिए था, उनको तो आपने उद्धारक बना के प्रस्तुत कर दिया। और जो वास्तव में जो बेचारे मरते रहे अपने अपने परिवार की स्त्रियों के लिए, उनको आपने ऐसा ऐसा एक शोषणकर्ता बना के प्रस्तुत कर दिया, ऐसा एक बनाकर प्रस्तुत किया कि इसी ने सदियों से तुम्हारा उत्पीड़न किया है। तो ये पूरी तरीके से इसने क्या किया, हमारी बेटियों को हमारी बेटियों को अपने पिता और भाई से विमुख करके बाजार में ऐसा ले जाकर बिठा दिया कि उनको कि वो अपने शोषण को ही अपना उद्धार मानने लगी। ये एक बहुत बड़ी एक समस्या हो गई। और ये अभी भी है। अभी भी आप देखिए कि किसी भी अगर हम लोग बहुत एक जो बच्ची है अगर लिव इन में रहने लगी है या फिर किसी भी ऐसी एक कुव्यवस्था का शिकार हो गई है जो कि हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है, तो अगर आप उसको कुछ समझाते भी हैं तो भी वो सबसे पहले यही करती है कि देखो आप तो पितृसत्ता के वाहक हैं। मतलब जो पितृसत्ता हमारे यहाँ थी ही नहीं, पितृसत्ता जैसा शब्द
हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवस्था थी, चाहे आप रामायण में देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, अभी तक हम यशोदा नंदन बोलते हैं, हम लोग कौन्तेय बोलते हैं, हम लोग कैकई पुत्र बोलते हैं, हम लोग कौशल्या जी के कौशल्या नंदन बोलते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ एक मातृ व्यवस्था थी, हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था थी, जिसमें माता का स्थान अलग था, पिता का स्थान अलग था। दशरथ नंदन राम थे, तो दशरथ नंदन अगर राम थे तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कौशल्या से अलग हो गए। कौशल्या और दशरथ जो थे एक साथ चलते थे। हमारी एक हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष की जो समानता थी वो एक दूसरे को परस्पर पूर्ण करने वाली समानता थी। समानता ऐसी नहीं थी कि आप एक उंगली को पकड़ के दूसरी को खींच खींच के उसके बराबर ले आए। जो लड़की का कार्य क्षेत्र था वो स्त्री का कार्य क्षेत्र था, और सभी के अपने कार्य क्षेत्र निश्चित थे। लेकिन जब कार्य क्षेत्र निश्चित थे, उससे परे भी जाकर स्त्रियां कार्य करती थी, क्योंकि उनको प्रशिक्षण सभी का दिया जाता था। और ऐसे एक ने कितने उदाहरण है, वैदिक वैदिक काल से लेके आज तक आप देख लीजिए कितने उदाहरण है। लेकिन जब विमर्श बनाया जाता है तो उसमें उन सभी स्त्रियों को ही उनके पति द्वारा या उनके पुरुषों द्वारा पीड़ित साबित कर दिया जाता है। अब अगर अगर मान लीजिए रामायण काल में सभी ने अपने अपने हिस्से का दुख भोगा, सभी ने अपने अपने हिस्से का हर्ष जो था वो पाया। सुख दुख हर कोई अपने अपने हिस्से का पाता है। लेकिन बाद में क्या विमर्श स्थापित किया जाने लगा कि सीता के मुकाबले उर्मिला का त्याग अच्छा। सीता जी का त्याग अपने स्थान पे, उर्मिला जी का त्याग अपने स्थान पे, वो लोग परस्पर कॉम्पिटिटर नहीं है भाई। ये जो एक संपूरकता वाला एक समानता का विमर्श था, उसको कंपटीशन, एक उसको कॉम्पिटिटर के जो विमर्श में बदल दिया गया। ये इतना इतना खतरनाक है कि लड़कियों को उसमें ना पीड़ा में मजा आने लगा। जैसे उनके ऊपर जैसे वो बोलेंगे नहीं, उर्मिला ने बहुत बड़ा त्याग किया, आप सीता को ना सही, सीता को आप व्यर्थ ही इतना पूछते हैं, है ना। किसी ने बोल दिया कि नहीं जी, भरत जी की पत्नी ने अधिक त्याग किया। अरे भाई, वो सबके त्याग अपने अपने स्थान पर थे। किसी का त्याग ना बड़ा था, किसी का त्याग ना बोलता, सबके जो जिसकी जैसी भूमिका वो अपनी भूमिका का। क्योंकि हमारे यहाँ ये हमारे है भाई कि आपको जो भूमिका मिली है आपको उस भूमिका में वो करना है। ऐसे आप देख लीजिए कि जब महाभारत में आप देख लीजिए महाभारत में कर्ण और द्रौपदी के बीच का कोई भी संबंध नहीं था। जो वेद व्यास जी की महाभारत है, उसको जो भी उपलब्ध महाभारत वेद व्यास जी की है, उसमें आप देख लीजिए कर्ण और द्रौपदी के मध्य कोई संबंध नहीं था। लेकिन अब जो विमर्श बनाया गया उसमें कर्ण को ऐसा पीड़ित दिखाया कि जैसे द्रौपदी ने उसके साथ धोखा कर दिया और उसने बदला लिया। तो हमारे यहाँ की स्त्रियों को परस्पर जो एक दूसरे के साथ प्रतिभागिता वाला एक विमर्श, प्रतिभागिता नहीं, प्रतिस्पर्धा वाला एक जो विमर्श आ गया, उसने उसने स्त्रियों को अपनी ही दृष्टि में ना एक ऐसा पीड़ित बना दिया कि उनको आत्म पीड़ा में मजा आने लगा। और वो मजा इतना भयानक मजा है कि वो उनकी नजर कि वो अपने अपने परिवार के पुरुषों को तो उसी स्थान पे रखने लगे कि जैसे देखो जी, जैसे कोई क्वेश्चन करेगा, हाँ भाई, आपके यहाँ तो प्रभु श्री राम ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, तो राम जी की जो जल समाधि थी उसको सुसाइड कह के बच्चों के मन में भरा गया, है ना। सीता जी का जो पृथ्वी में समाना था उसको सीता जी की आत्महत्या के रूप में कह के साहित्य के माध्यम से प्रचारित किया गया। तो बच्चों को, हमारे बच्चों को, ये जो जिनको जिनको समाधि का अर्थ नहीं पता था, जिनको ये नहीं पता था कि पृथ्वी में जाने का क्या अर्थ है, माने जिन लोगों को ये नहीं पता था कि वाल्मीकि रामायण में अहिल्या वाला जो प्रसंग है उसमें क्या क्या हुआ था, उन लोगों ने अपने अपने माध्यम से अपनी एक आत्म पीड़ा का एक ऐसा संसार रच दिया कि उसमें हमारी जो लड़कियां हैं वो इतनी बुरी तरीके से फंसी कि उनका जो वास्तविक शोषण करता था, वास्तविक जो उनका पीड़क था मुगल काल वाले, वो अपने जैसे अकबर के हरम में 5,000 के करीब औरतें थी। हरम की औरतों का क्या होता था उसमें, वो जो उस समय के जो विदेशी जो लेखक थे वो लोग स्पष्ट लिखते हैं यहाँ तक कि जहांगीर के भी हरम में जितनी औरतें थी उनका क्या हुआ। एक बहुत अच्छा सा एक किस्सा है उसमें, ये मैंने लिखा भी है कि जहांगीर की हरम की एक कनीज थी, जो पहले उसकी अंकुशाइनी रही होगी, तो जब उसकी उम्र बढ़ी तो उसने उसको हटा दिया था। नूरजहां की सेवा करने लगी थी। तो
उसने स्नेहवश एक हिजड़े को माथे पर किस कर लिया था, जो एक सहज इच्छा हो सकती है भाई। तो उसको जहांगीर ने, और मानो उस समय का जो शासन था, उसने गड्ढे में आधा दाब कर एक 3 दिन तक भूखे प्यासे रखा था कि अगर वो बच जाती है तो जी जाएगी, नहीं तो ठीक है। तो आप देखिए कि ऐसे लोगों को जहांगीर जैसे, और जहांगीर के अय्याशी के किस्से तो कितने ज्यादा फेमस है। इसमें हमने तो कुछ नहीं लिखा, वो तो खुद ही अपनी आत्मकथा में वो कब कई बार जहांगीर के विषय में जो भी कुछ किताबें लिखी गई हैं उसमें बताया है कि वो कितना ज्यादा शराब पीता था। अकबर भी इस चीज को इतिहास में दर्ज है कि अकबर भी इस चीज को मानता था। लेकिन क्या हुआ, उस जहांगीर के बारे में एक मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गई और ये टाइप की एक कल्पनाएं बनाकर एक मुगले आजम में प्रस्तुत कर दिया, प्यार किया तो डरना क्या, उसको प्यार का मसीहा बनाकर पेश कर दिया गया है ना। और प्यार, और जिन्होंने वास्तव में जिन जिन पुरुषों ने अपनी स्त्रियों को, कि उनकी स्त्रियों को एक विधर्मी के हाथ में न पड़ना पड़े, जिन्होंने 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 जी खुद जाकर अपने प्राण बलिदान कर दिए, उनको विमर्श ने खलनायक बना दिया। तो ऐसे में लड़कियों को, ऐसे में ऐसे में लड़कियां कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, कुछ उनको भी समझ नहीं आता। क्योंकि उनके सामने कुछ है ही नहीं, उनके सामने जो फिल्मों का विमर्श है वो अलग है, उनके सामने जो उनका इतिहास प्रस्तुत किया जाता है वो अलग है, लेकिन लेकिन जो जो वास्तविकता है वो अलग है। तो इसी वास्तविकता और उसमें वास्तविक, एक जो वास्तविकता है रियलिटी, एक जो रियल और रियल लाइफ का जो अंतर है, उसमें लड़कियां फंस जाती हैं, और उसके माध्यम से वो कैसे फंसती हैं, ये मैंने अपनी नेहा की लव स्टोरी में बहुत विस्तार से लिखा है इस चीज को, कि कैसे वो ऐसे ऐसे जालों में जाकर फंस जाती हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो उनकी गलती नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा वो लड़की के साथ ऐसा हुआ तो बहुत गलती, बहुत सही हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैं बार बार उनको बोलती हूँ कि लड़की की गलती है ही नहीं। बच्ची है, बच्ची है, बच्ची को अगर हम बचपन से उसको समझाएंगे, बचपन से उसको, बचपन बचपन से उसको हम अपने अपने प्रभु श्री राम का जो विमर्श है वो हम सही रूप से प्रस्तुत करेंगे। अपने अपने यहाँ जो महादेव का जो पारिवारिक विमर्श है, अगर हम बच्चे को बताएंगे कि हमारे यहाँ परिवार के विमर्श में महादेव और पार्वती जी हैं, जिनके क्रोध को शांत करने के लिए महादेव स्वयं लेट गए थे उनके नीचे, है ना। तो ऐसा जब हम विमर्श अपने यहाँ की अपनी बेटियों को देंगे तो बेटियां कभी भी परिवार की व्यवस्था के विरुद्ध नहीं जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो एक आजादी का नारा एक लगने लगता है, देह की आजादी, प्यार की आजादी, अब तो आज के लिए प्यार की आजादी का नारा भाई बहुत भयानक लग गया है। मेरा कई लोगों के साथ झगड़ा, मतलब झगड़ा क्या होता है, एक ऐसा होता है, एक एक लेखिका है, लेखिका भी है, एक लेखिका नहीं, एक लेखक रहे थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही है। उनका कहीं मैंने पढ़ा था कि जो स्त्रियां हैं, जब उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके भीतर एक एकाकीपन भर जाता है, तो उनको अपने जीवन को जीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो फिर मैंने उसके उसमें लिखा था कि भाई यही सब चीजें तो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था बोलती थी भाई, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। आपने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, उनका विवाह कर दिया, उसके बाद आप वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि आप वन में चले जाइए, वानप्रस्थ के डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते थे, आप पढ़िए तो सही उनको। माने आप एक डिटैचमेंट की एक प्रक्रिया है, आप बेटे बहू को घर दीजिए, संभालने के लिए दीजिए, और आप अपने शौक, आप अपने जो उस समय पर कुछ नहीं कर पाए हो, जैसे आप तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए हो या किसी का नहीं जा पाए हो, वो सारे कार्य कीजिए। तो तो क्या होता है, जो सो कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, है ना, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे सिद्धांत लेकर उनको ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे जैसे आपकी जो लोक और संस्कृति है वो सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। जबकि वो हमारे ही कॉन्सेप्ट उठाकर एक नए रैपर में आकर प्रस्तुत करते हैं। और हमारे बच्चे इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि दरअसल ये है क्या। और इसमें ना मैं उनकी गलती बोलती हूँ, ना ही उनके अभिभावकों की गलती बोलती हूँ। जैसे हमारी माएँ थी, हम लोग सब लोग थे, उनके हम लोग के सामने एक इतना बड़ा एक क्या कहते हैं उसको, घर से टूटकर हम लोग जो अलग हो गए हैं, अपनी जड़ों से टूटकर जो अलग हो गए हैं, तो एक नौकरी वोकरी के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को
थोड़ा सा एक पिछले पायदान पर रख देते हैं। और पिछले कई वर्षों से इसमें परिवर्तन आया है, और ये बहुत अच्छा परिवर्तन है कि लोग अब अपनी संस्कृति को हम लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं। और मेरा सारा का सारा टारगेट अखिलेश जी यही रहता है कि विमर्श में कैसे मैं स्त्रियों को लाऊं, विमर्श में कैसे मैं उन स्त्रियों की कहानियों को लाऊं जिन्होंने पारिवारिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए पारिवारिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित किए। जैसे जीजाबाई, मैंने महानायक शिवाजी जो लिखा है उसमें मैंने आधी कहानी लगभग जीजाबाई के संघर्ष की है ना। जीजाबाई ने तो कभी अपने परिवार के प्रति विद्रोह नहीं किया, बोला कि नहीं जी, उन्होंने विद्रोह भी हमेशा सृजनात्मक भी होता है, विध्वंसात्मक भी होता है। तो आप विद्रोह किस लिए कर रहे हैं वो भी एक देखना पड़ता है। ये हमारा जो इस समय का जो फेमिनिज्म है वो विद्रोह तो लड़कियों को बोलता सिखाता है कि देह तुम्हारी नहीं है, कि तुम्हारा पिता तुम्हारा इसका रक्षक नहीं है। अरे पिता रक्षक दी तो कौन है भाई रक्षक? वो जो बेचारी श्रद्धा वाकड मर गई, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उसमें भी उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो उसकी यही प्यार की आजादी दुश्मन थी, और कोई भी चीज दुश्मन नहीं थी उसकी। अभी जो पिछले दिनों ये जो साहिल गहलोत वाला भी जो किस्सा हुआ था, जिसमें वो बेचारी लड़की मारी गई थी, जिसने शायद आर्य समाज में जाकर शादी कर ली, आर्य समाज में जाकर विवाह कर लिया था मंदिर में जाकर। तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही प्यार की आजादी दोषी थी कि उसने बोला कि विवाह कर लेते। आप विवाह करें, आप अपने, क्योंकि अभिभावकों को तो आपने सबसे विमर्श में सबसे बड़ा खलनायक तो आपका अभिभावक है भाई, क्योंकि वो आपको प्यार नहीं करने दे रहा, आपको वो अपने मन के साथी के साथ नहीं रहने दे रहा, है ना। लेकिन रहना माने आप क्यों रहना चाहते हो ये भी तो बताइए। मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर लिव इन का उद्देश्य आपका विवाह करना ही है तो आप पहले विवाह कर लीजिए भाई। आप विवाह कर लीजिए, विवाह करने से आपके पास एक सामाजिक सुरक्षा रहेगी, आपके पास कानूनी सुरक्षा रहेगी, आपके पास 50 तरीके का संरक्षण रहता है। तो सुरक्षा का जो एक विषय था, सुरक्षा को आपने एक बहुत बड़ा विमर्श में खलनायक बना दिया कि मनुस्मृति में लिखा है कि पिता जो है वो पुत्री की कौमार्य का रक्षक है। अगर वो रक्षक है तो रक्षक खलनायक कैसे हो सकता है भाई? स्त्री की आप बताइए, स्त्री की जो स्वतंत्रता है वो पिता पुत्र और भाई से परे जाकर स्वतंत्रता कैसे हासिल कर सकती है कोई भी स्त्री? कोई अगर आप पिता पुत्र और पति से आपका पिता, आपके पुत्र, आपके पति, आपके जो भाई हैं, आपके भतीजे हैं, आपका मतलब आपके जो आपके जीवन के जो पुरुष हैं, उनसे परे जाके आप कैसे स्वतंत्रता हासिल कर सकती हो? और इस स्वतंत्रता का आपको परिणाम क्या मिलेगा? वो जो दुष्परिणाम है हमारी बेटियां भोग रही हैं। क्योंकि और यही मेरे जो दो मुख्य रही हैं, मतलब डेस्टिमोना मरती नहीं तो मेरा उसमें ऐसी कहानियां थी जिसमें आपको थोड़ा सा फेमिनिज्म या थोड़ा सा प्रगतिशीलता आपको दिखेगी, लेकिन उसमें भी कोई भी कहानी मेरी ऐसी नहीं है जो परिवार व्यवस्था के विरुद्ध हो, जो धर्म के विरुद्ध हो। उसमें मैंने पूरा का पूरा जो मैंने 8 9 10 साल का जो मेरा कॉर्पोरेट कल्चर का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो अनुभव रहा था, उसको मैंने बहुत ही कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया था। और डेस्टिमोना मरती नहीं में मैंने डेस्टिमोना को ही मुख्य चरित्र दिया था, क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि भाई हर बार आप सीता को ही थोड़ी ना, वो सीता का ही रोना धोना, हमारी माता सीता तो बहुत सशक्त थी भाई, जिन्होंने महलों का सुख त्याग दिया था अपने पति के साथ जाने के लिए, जिन्होंने इस चीज की परवाह ही नहीं की थी कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ना तो उनके पास ऐसा कोई सेना थी जो उनकी वन में रक्षा कर देती। उन्होंने पति के ऊपर विश्वास का एक ऐसा अध्याय, पति के ऊपर विश्वास का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, और प्रेम का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो सशक्त थी। वो कहने को वो रावण की कैद से हो सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीता माता तो आपकी ये थी, क्यों नहीं वापस आ सकती थी, ये कर सकती थी। तो मैं उनको बार बार बोलती हूँ क्योंकि उनको अपने पति पर विश्वास था कि वो सेना लेकर आएंगे और वो इस पूरे के पूरे अधर्म का पूरा का पूरा जो अधर्मी साम्राज्य है उसका विनाश करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, ये जो वैकल्पिक अध्ययन के नाम पर जो सो कॉल्ड नए नए विमर्श बना दिए गए कि सीता तो एक साधारण, मेरे पास एक किताब का संपादन के लिए आया था, उसमें कुछ अनुवाद के नोट्स थे। वो माता सीता मतलब वो ऐसे थे कि जो कहीं ना कहीं विमर्श को, मेरे विमर्श के अनुकूल नहीं थे। तो
मैं उसको नहीं कर पाई और फिर मैंने उनको वापस कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी पुस्तक के साथ मेरा नाम जाए तो वो मुझे थोड़ा-सा अटपटा लगेगा, मैं नहीं कर सकती। तो एक जो विमर्श को हमारे मेरा वही बार-बार मैं बोलती हूँ कि मेरी जो मुख्य लड़ाई है, कि मेरा मुद्दा रहता है मेरा, अभी जैसे पिछले दिनों जो एक कन्यादान वाला एक उदाहरण आया था कि एक विज्ञापन आ गया कि आप कन्यादान करिए, और कन्यादान नहीं, जिसके ऊपर बहुत हंगामा भी मचा था। तो कन्यादान जैसे शब्द को ही हमारे यहाँ के साहित्य ने विकृत करके प्रस्तुत कर दिया। बोला कि लड़की कोई वस्तु थोड़ी ना है जो दान दे देंगे। क्योंकि दान को जब आप चैरिटी के रूप में देखने लगते हैं तब आपको बुरा लगता है ना? दान भी हमारे यहाँ का दान ये है कि आप सुपात्र को दान करते हैं। दान भी ऐसा नहीं होता, चैरिटी में आप किसी को भी दान करते, क्योंकि चैरिटी में आपका उद्देश्य अलग होता है। बट चैरिटी कैन नेवर बी कंपेयर्ड विद दान। तो छोटे-छोटे जो हमारा जब मैं अनुवाद की विद्यार्थी थी, तो हम लोग छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते थे कि क्यों दान जो है वो चैरिटी के कम उसमें नहीं है, क्यों विवाह है वो निकाह के कम समकक्ष नहीं है, क्यों एक और बहुत एक शब्द है कन्फेशन। कन्फेशन जो है वो क्यों प्रायश्चित के उसमें नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित हमारा अलग है शब्द है, कन्फेशन एकदम ही अलग है। कन्फेशन की आड़ में जो शोषण होता है उसको, कन्फेशन की आड़ में जो यौन शोषण होता है उसके ऊपर कितने सारे लेख इस समय मौजूद हैं। लेकिन प्रायश्चित की आड़ में तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना? तो बहुत सारे जो एक मामले थे, और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा अखिलेश जी, कि मेरी जो एक साहित्यिक जो मेरा एक प्रशिक्षण था, वो मेरा भगवान की कृपा से ऐसे लेखक और लेखिकाओं के मध्य हुआ, जिनके अंदर एजेंडा को लेके भाषाई सूक्ष्मता और हर चीज़ बहुत उनके अंदर जितना उनके अंदर समझ थी अपने एजेंडा को आगे लेकर जाने की, उतनी ही सुंदर उनकी भाषा थी, उतना सुंदर उनका कथ्य था, उतना सुंदर उनका शिल्प था। तो मैंने कथ्य, शिल्प और अपने विषय को प्रमुखता से रखने की जो एक कला थी वो मैंने उनसे सीखी। और यही कारण है कि मुझे मेरा जो विरोध था, वो ऐसा मेरा जो विरोध कुछ एक लोगों ने तो किया, कई बार मानसिकता को लेकर किया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे बहुत ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। और आज भी मेरे बहुत सारे अपने प्रगतिशील मित्र हैं। एक बहुत बड़े आलोचक हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि सोनाली ये तो समय तय करेगा कि कि तुम्हारा ये तो समय ही तय करेगा कि तुम्हारा साहित्यिक वो क्या रहता है, भविष्य क्या रहता है। लेकिन तुमने एक विमर्श की एक नई धारा को शुरू करने का जो कार्य है, वो उसमें तुमने जरूर अपना एक योगदान दिया है। तो वही मेरा मानना ये है कि फेमिनिज्म जो है, और अभी का जो हम लोग फेमिनिज्म को देखते हैं, वो तो पूरा का पूरी तरीके से आप देखिए परिवार के विरुद्ध है। और उसको मैं परिवार तोड़ू फेमिनिज्म बोलती हूँ, परिवार तोड़ो फेमिनिज्म बोलती हूँ, और भी बहुत सारे शब्द यूज करती हूँ जो मैं अभी लोक पहल के मंच पर नहीं बता सकती, क्योंकि कभी कभी हम लोग को ना उनकी जो वो गंदगी फैलाती हैं, कभी कभी हमें उसकी उस गंदगी का तोड़ निकालने के लिए भी हमें थोड़ा सा उतना नीचे उतरना पड़ जाता है। हालांकि मैं प्रयास करती हूँ कि मैं उतना नीचे ना उतरूं, लेकिन फिर भी समहाउ कभी कभी हो जाता है। लेकिन फिर भी मेन मेरा जो मेरा मुख्य वो है वो है परिवार तोड़ू फेमिनिज्म, कि इस परिवार तोड़ो फेमिनिज्म से हमें अपनी बच्चियों को बचाना है, बेटियों को ही नहीं, हमें अपने बेटों को भी बचाना है। क्योंकि हमारे बेटों के मन में आपने ये भर दिया कि देखो, जब हमारा बेटा है वो बेचारा आप सोचिए कक्षा 8 में रहेगा या कक्षा 7 में रहेगा, अगर उसके मन में एक 11 या 12 साल के बच्चे के मन में आप ये बार बार भरते हैं कि देखो तुम्हारे कारण सदियों से स्त्रियां प्रताड़ित होती आई हैं, तो वो बेचारा सोचेगा सदियों से स्त्रियां प्रताड़ित हो रही है, मैंने क्या कर दिया भाई। बच्चे की तो उम्र 11 या 12 ही वर्ष है। इसका मतलब आपने बच्चे को हमेशा के लिए एक ऐसी ग्लानि बोध में डाल दिया जिससे वो कभी उबर ही नहीं पाएगा, है ना? आपने बोला कि आपके आपके समाज के पुरुषों ने आपके समाज की स्त्रियों का शोषण किया। अब आप उसके समाज का पुरुष कौन है? उसका पिता, है ना? अब जो उसका पिता है, जो जो इस अध्याय को पढ़ने से पहले तक उसका एक नायक हुआ करता था, अब वो उसकी दृष्टि में एक ऐसा खलनायक बन गया जो उसकी माँ के ऊपर अत्याचार कर रहा है ना?
आप भी देखेगा कि जो ये सो कॉल्ड प्रगतिशील लेखक हैं, उनकी दृष्टि में है कि मेरे पिता आते थे ऑफिस से आकर मेरी माँ से चाय मांगते थे, ये करते थे, वो करते थे। माने चाय मांगना अपराध कहाँ से हो गया भाई? ये बहुत सहज सी चीज है। एक रोजमर्रा का जो जीवन था, उसको उसको शोषण बना दिया आपने एक तरह से 11 या 12 साल के बच्चे के सामने। वो बच्चा इस ये 2-3 जो अध्याय हैं उनको पढ़ने के बाद वो बेटा अपने पिता को किस दृष्टि से देखेगा, इस चीज की कल्पना ही आप नहीं कर सकते। और वो खुद को किस दृष्टि से देखेगा, आप ये सोचिए। माने वो अगर अपनी अपनी माँ से अगर वो खाना भी मांगेगा तो भी उसके मन में एक अपराध बोध आ जाएगा कि मैं तो इनका शोषण कर रहा हूँ खाना मांग के, है ना? आपने जो एक रसोई थी, जो रसोई हमारा एक सबसे बड़ा आर्थिक स्तंभ थी, है ना, जो हमारे स्वास्थ्य का स्तंभ थी, क्योंकि हमारी दादियों को पता था कि हल्दी कौन कौन सी चीजों को ठीक कर सकती है। पेट में जरा सी गैस हो तो अजवाइन ठीक कर सकती है ना। जरा सा कहीं पे अगर बर्रैया काट जाए तो एक औषधि, एक पौधा हुआ करता था बर्रैया के काटने पर, अगर मेरी दादी तो उगाई रहती थी उसको, इतनी बर्रैया काटती थी तो फटाफट उन्होंने घिसा, उसे सिलबट्टे पे घिसा और वो लगा देती थी। बर्रैया का डंक भी तुरंत मतलब हो जाता था, ठीक हो जाता था। जरा सा कुछ होता था, कहीं पर जाना है और मेहंदी लगाने का समय नहीं है, तो पता नहीं वो गुड़ की मेहंदी पता नहीं वो कैसे लगाती थी कि वो पूरी काली काली मेहंदी 20-25 मिनट में लगकर तैयार हो जाती थी। तो माने एक जो कला थी, उनको बोलो कि दादी हमें क्रोशिया कितना सुंदर बना देती थी। पुरानी एक एक स्वेटर खराब हुआ, उसको उन्होंने उधेड़ा, उसके बाद उन्होंने उस पुरानी ऊन को उन्होंने क्रोशिये से बुन दिया, मेजपोश कर दिए। तो एक जो हमारा आर्थिक आधार था, रसोई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, उसको आपने सबसे बड़ा शोषण का एक वो कर दिया कि आपके देखो, जो आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, आपकी जो देखो माँ है बेचारी, वो तो क्रोशिये, वो तो बेचारी रसोई में लगी रहती है। अरे अगर हमारे समाज का जो पुरुष है वो अगर ऑफिस जा रहा है तो वो भी किसी ना किसी काम से जा रहा है ना भाई, वो अपनी अय्याशी के लिए नहीं जा रहा है। लेकिन आपने ऑफिस जाने का मतलब एक ऐसा विमर्श कर दिया कि पुरुष तो देखो अय्याशी कर रहा है, देखो जो तुम्हारे घर में स्त्री है उससे अगर तुम घर जाकर खाना मांगोगे तो वो शोषण है। और ऐसा ही स्त्रियों के मन में कर दिया। तो जो बेटियां हैं उनको उनको रसोई में जाना सबसे बड़ा शोषण का कार्य लगता है। मैं रसोई में क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं ना? रसोई का काम करने के लिए हम किसी को रख लेंगे। लेकिन हम लोग के यहाँ एक कहावत बहुत अच्छी है कि जैसा होगा मन जैसा होगा मन जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, एक ये है। और ये आयुर्वेद की दृष्टि से भी ठीक है, इस उसकी भी दृष्टि से ठीक है। जो काम करते आ रही है वो किस दृष्टि से बना रही है, उसके मन में कौन सी फीलिंग है। हमारी जो माँ जो खाना बनाती है उसके भोजन का स्वाद एकदम अलग होता है, हमारी दादी जो भोजन पकाती थी उसका स्वाद अलग होता है। वो भी छोड़ दीजिए, भंडारे का जो भोजन पकता है उसका स्वाद एकदम अलग होता है। और शादी ब्याह में जो भोजन पकता है उसका स्वाद अलग एकदम अलग होता है। तो जो स्वाद का एक जो विज्ञान था, स्वाद के विज्ञान को आपने विमर्श में शोषण बना दिया। तो हमारी जो बेटियां थी उस पूरे उचित विज्ञान से, क्योंकि स्त्री ही है जो प्रेम कर सकती है, उस प्रेम भाव से स्त्री ही भोजन पका सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ खानसामा नहीं हुआ करते थे, खानसामा हमारे यहाँ भी हुआ करते थे। हमारे घर में भी कई कई बार जो भोजन पकाने के लिए आते थे, हम लोग क्या भी ऐसे पुरुष आते थे जो भोजन पकाते थे। लेकिन वो जो स्वाद है, वो स्वाद का वो स्वाद आप क्या करोगे, स्वाद को कहाँ से लाएंगे आप? तो हमारे यहाँ की जो पूरी की पूरी एक व्यवस्था थी, जो हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष को साथ परस्पर जोड़े रखती थी, उसको विमर्श में आपने खलनायक बना के पेश कर दिया। मेरा सारा विरोध इस चीज को लेकर रहता है कि भाई आप बेटियों को तो आपने बर्बाद किया ही किया, बेटों को उससे भी ज्यादा बर्बाद कर दिया। बेटों को आपने पूरी जिंदगी भर के लिए एक ऐसे ग्लानि बोध में डाल दिया है, जिस ग्लानि बोध से वो उभर ही नहीं पाएंगे, जिसमें उनका कोई दोष ही नहीं है। आपने ये बोला कि देखो ये जो स्त्रियां हैं, ये आपके घर की जो स्त्री है उसको बहुत प्यार से रखो, क्योंकि आपने उसका शोषण किया। और उसके लेकिन आपने पुरुषों को ये तो नहीं बताया, आपने अपने बेटे को ये नहीं बताया कि देखो बेटा, हमारे यहाँ के पुरुष ही थे जिन्होंने हमारी स्त्रियों को संरक्षित करके रखा, जिन्होंने शायद मेरे ख्याल से स्त्रियां जौहर करती थी तो पुरुष साका करते थे, है ना? अगर
अगर ऐसा ही होता तो भाई ठीक है, अगर अगर पुरुष संरक्षण नहीं करते होते तो ठीक है भाई, दे दो स्त्रियां, कम से कम आप तो सुरक्षित रहोगे। लेकिन ऐसा तो हमारे यहाँ के पुरुषों ने नहीं किया ना। वो ठीक है, किसी ने किया होगा, अगर इंडिविजुअल केसेस कभी हुए हो तो हुए हो, लेकिन समाज के तौर पर कभी भी पुरुषों ने नहीं किया। बलिदान हो गए, कट गए, मिट गए, लेकिन उन्होंने अपनी स्त्रियों की सुरक्षा की, स्त्रियों के संरक्षण के लिए तमाम प्रयास किए, है ना। उसको तो उस संरक्षण को आपने खलनायक बना के प्रस्तुत कर दिया। कितना महापाप किया है, कितना बड़ा पाप इस फेमिनिज्म ने किया है हमारे, इसका उसका उसकी जो हानि हुई है समाज को, उसका कोई भी कहीं पर भी कहीं आपको था ही नहीं मिल सकती कि कितनी हानि करती है। आप एक हम किस समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां पे बेचारा जो हमारे घर का, जो मेरा बेटा भी है, वो भी अगर अपनी बहन से कुछ बोलता है तो वो बहुत सोच समझ के बोलता है कि कहीं उसको उसको जो पढ़ाया जाता है, कहीं वो बेचारा शोषण, तो मुझसे बार बार पूछता है कि माँ, हाशिए पर जाना क्या होता है, माँ ये क्या होता है, माँ वो क्या होता है। और कभी कभी तो मैं सच में रोने लग जाती हूँ कि आपने आपने कैसा विमर्श प्रस्तुत कर दिया है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो समानता है, हम मुझे ऐसा लगता है कि जो समानता है, हम संपूरकता वाली समानता की बात करें, प्रतिस्पर्धात्मक समानता हमें हमारे विमर्श को नष्ट कर देगी, इतना मेरा मानना है। बहुत बहुत आभार। यह जो फेमिनिज्म पर जो विमर्श था, आज का जो स्त्री विमर्श है, उसकी मूल चेतना भारत की संस्कृति। आपका आपने तो हम लोगों को ललचा दिया, आपने अपने दोनों उपन्यास और आपके अनुवाद और ये पढ़ने के लिए। उसकी का जो मूल उत्स है, आपकी वैचारिकी की जो ऊर्जा है, वो भारत की संस्कृति है। और संस्कृति निकलती है वेद से, ब्राह्मण से, अरण्यक से, उपनिषद से, महाकाव्यों से। और उसमें काम की भी कितनी सुंदर अभिव्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास ने की है। काम कला कुछ मुनि ही न व्यापी, काम के विषय में महर्षि वात्स्यायन का। और उसको कितने उच्छृंखल स्वरूप में उसी काम की अभिव्यक्ति आज के नृत्य में, आज के गायन में, आज के गायन में, आज के नृत्य में। तो आपने फेमिनिज्म के बहाने जो भारत के विरुद्ध, जो भारतीयता को पोषण न देके उसके विनाश के लिए जो एक अघोषित युद्ध है, जिसमें तलवारों की खनक नहीं है, उसे मारने के लिए, भारतीयता को दबाने के लिए, भारतीयता के मूल को समाप्त करने के लिए आज ऐसा कैसा विमर्श आ गया है, जिस विमर्श के लिए पिता अपने पुत्री से संवाद को मर्यादित करता है। अरे भारत में तो पूरा जीवन मर्यादा का है। यहाँ तो खड़ाऊं बजता था तो बेटियां और बहू सजग हो जाती थी। उस देश में, ये राम का देश है, इस राम के देश में क्या हो रहा है। इसको बहुत पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी रेखांकित किया, जहां राम की मर्यादा है, कृष्ण का उत्कर्ष है, शंकर का मानस है। और साहित्य में क्या आपने रेणु को नहीं पढ़ा? आदिम रात की एक महक कहानी में काम काम की किस तरह अभिव्यक्ति है, और उसकी क्या संवेदनात्मक अभिव्यक्ति है, और उस संवेदना का संज्ञान पाठक कितना सहजता से लेता है। और फेमिनिज्म के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर भारत को ही विनष्ट करने का जो सदप्रयास है, और ये सदप्रयास छोटे स्तर पर नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर है, एक साम्यवादी। और आपका जो विमर्श है वह भारत की मूल चेतना पर आधारित है, जिसमें भारतीय साहित्य के टैगोर प्रोफेसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह मूल सौंदर्य भी है, और विद्यानिवास मिश्र का लालित्य भी है, जो कह सकता है देखो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। स्त्री विमर्श में हम डॉक्टर विवेकी राय की बात करें तो कौन सा उन्होंने ये बातों की अभिव्यक्ति नहीं की है। लेकिन हमारे यहाँ एक संगति थी, उसमें कहीं उत्तेजना नहीं थी, वो अश्लीलता नहीं थी, वह सौंदर्य था और उसका बोध था। चाहे वो फागुन के गीत हो, चैत के गीत हो। लेकिन आज इस फेमिनिज्म ने क्षेत्रीय बोलियों को भी इतना प्रभावित कर दिया है कि उसमें अश्लीलता आ गई है, सुनने का मन नहीं करता है।
बहन और भाई बैठ करके, पिता पुत्री बैठ करके उन गीतों को नहीं सुन सकते हैं। इसका सारा उत्तरदायित्व इन्हीं विमर्शों को जाता है। आपने जो आज का पाठ्य प्रस्तुत किया है वो अद्भुत है। आप चूंकि लेखिका हैं और संवेदना से भरी हुई है, और उस संवेदना की जो चेतना है उसकी मारक क्षमता बहुत तीक्ष्ण है, विलक्षण है, और हम लोग सुन के अभिभूत हैं। और ऐसे बहुत विमर्श की आवश्यकता है। आपने आज उस फेमिनिज्म का भंडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया है, और अभी और पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। और आपने अपने जीवन को भारतीयता के लिए, जो भारत राष्ट्र का याज्ञिक अनुष्ठान है, उसमें आपके उपन्यास, आपके अनुवाद और उसकी कविताओं की आहुति है, तभी भारतीयता बचेगी और हम लाखों तक जाएंगे। ये रिकॉर्डिंग भी मैं तुरंत आपको भेज दूंगा, फिर यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग होगी। तो मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए, आज के पाठ्य की मीमांसा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेरे अपने बड़े अनन्य और युवा अर्थशास्त्री, और अर्थशास्त्री के साथ उपन्यासकार और पहले कवि, बाद में उपन्यास में की दुनिया में भी उतर गए हैं, और उपन्यास की चर्चा वो खुद करेंगे। मैं संभवतः क्या है, जूड़े में पलाश करके आपका उपन्यास है, अद्भुत है, और उसका कथ्य और शिल्प भी बहुत है, थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन बहुत अच्छा है। तो मैं औपचारिक धन्यवाद और पाठ्य की विवेचना के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हर्षमणि जी को। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। लेखकों के बारे में ये कहा जाता है कि पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। जो लेखक हैं वो अनधिकृत मान्य विधायक होते हैं समाज के, और जब वो लिखते हैं तो वो जो 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 समाज का एक जो सही व्याख्यान होता है, जो निचले तबके तक जो सामाजिक राजनीतिक सौंदर्य पहुंचता है, उसको वो लोग रेखांकित करते हैं। आज के इस वक्तव्य में स्त्री विमर्श जिस विषय पर अक्सर बोलना मतलब बहुत सजग होकर ही बोलना पड़ता है, और खास तौर से तब जब कोई लेखिका और स्त्री के समक्ष आप अपनी बात इस विषय पर रख रहे हों। मैं बिल्कुल आपके व्याख्यान से बिल्कुल एक जो क्रक्स निकल के आया, जिस पर आपने सबसे ज्यादा अपना रेखांकन किया, कि ये जो विमर्श शब्द है, ये वास्तव में कहाँ से आया और क्यों इस पर हम कहाँ हमारा समाज उलझ गया। मैं थोड़ा सा एक अगर देखें कि गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से जो सबसे समृद्ध काल है, मृच्छकटिकम एक नाटक लिखा गया जिसमें एक व्यापारी और एक गणिका की प्रेम कहानी, और उस कहानी में जब गणिका की किसी गफलत की वजह से उसकी हत्या हो जाती, तो उसकी हत्या के आरोप में उस व्यापारी को मृत्युदंड दिया जाता। हालांकि उसमें बाद में संशोधन हो जाता है, वो प्रकट हो जाती है, और भारतीय संस्कृति की जो एक होती है, जो एक सुखांत और सारे जो हमारी संस्कृति है उसको ही व्याख्यायित करते हैं। लेकिन आप देखें कि एक गणिका और एक शहर के सबसे समृद्ध व्यापारी के बीच की एक प्रेम कहानी, और उसमें फिर गणिका के उसके लिए तो एक न्याय की एक जो व्यवस्था थी उसको रेखांकित किया गया। एक और कवि रहे तमिल में, एक महाकाव्य रचा गया शिल्पाधिकारम, इसमें भी एक व्यापारी और कन्नगी एक उसकी स्त्री, दोनों की प्रेम कहानी है। और जब वो व्यापारी मदुरई शहर में व्यापार करने जाता है तो उससे किसी गलत आरोप में, सोने की चोरी के आरोप में उसे उसकी हत्या हो जाती है। तो महिला उस श्राप देती है, कन्नगी उसकी पत्नी श्राप देती है, और मदुरई शहर नष्ट हो जाता है। और फिर आप ये देखें कि जो 16वीं शताब्दी है, जिसका जिक्र लेखिका महोदय ने अपने व्याख्यान में किया, कि जहां आरा और नूर जहां का जिक्र किया, तो आप ये देखें कि 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का जो 100 साल का जो कालखंड है, जहां पर शाहजहां और औरंगजेब के बाद एक लंबे शासन का खात्मा का जिक्र आता है। तो आप ये देखें कि जहां आरा ने
दो पीढ़ियों के बीच सामंजस्य करने की भरपूर कोशिश की है। वह बादशाह की रंगीन मिजाजी का भी ध्यान रखते हुए और आने वाली जो पीढ़ी है उसके बीच जो बगावत के सुर थे, औरंगजेब और के बीच में जो बगावत के जो सुर थे, उनको किस तरीके से सुलझाया। लेकिन इस सुलझाने में आप ये देखें कि जो महिला की स्थिति है, जो जहां आरा की स्थिति है, वो अंत में इस बात पर विवश हो जाती है। तो आप ये देखें कि जो एक कालखंड है हमारा, उस 16वीं शताब्दी या सल्तनत काल के बाद से थोड़ा सा वहां पर जो स्त्री की जो दशा है उसमें कुछ इस तरीके का बदलाव आया। और बाद में जब उपनिवेशवाद में हम इसकी चरम परिणति पाते हैं, और पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इन चीजों पर बात शुरू होती है, जिसको आप उत्तर संरचनावाद कहते हैं, तो स्त्री विमर्श शुरू होता है। वास्तव में स्त्री विमर्श शब्द हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस विमर्श शब्द के माध्यम से एक भारतीय संस्कृति की जो परिवार संस्कृति है, उसकी जो धुरी स्त्री है, उसके ऊपर जो इस तरीके से जो प्रहार किया गया, जिसके परिणाम आज हमारे जो कालखंड में देखने को मिले, जिसका जिक्र लेखिका महोदया ने अपने व्याख्यान में तमाम सारी जो विसंगतियां हैं, वो जिहाद के नाम पर, स्त्री के अधिकारों के नाम पर, सिनेमा ने भी जिन पर काम किया है, उपन्यासों में भी जिनका जिक्र मिला है, इस तरीके का जिक्र मिलता है। लेकिन आप ये देखें कि जो नई आर्थिक व्यवस्था क्या नए दौर में आज हम जिस कालखंड की उस पर खड़े हैं, इन चीजों पे आप ये देखें कि हम इन चीजों पे विमर्श कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी उस प्रस्थान बिंदु पर हैं जहां से हम पुनः एक बार झांकना चाहते हैं। यानी कि जो बीच का जो कालखंड था, उसमें कहीं ना कहीं हम उससे संतुष्ट नहीं है। जो चीजें घटी, जिन चीजों का सामना हमसे हुआ, हम शायद उन चीजों पर उनको रफू करना चाहते हैं, उनको दुरुस्त करना चाहते हैं। शायद ये विमर्श आज हमारी और हमारी पीढ़ी जो ये कर रही है, जो ठीक नई आर्थिक व्यवस्था के ठीक एक दशक पहले शायद के आसपास जिस पीढ़ी का जन्म हुआ है, वो पीढ़ी आज उसको दुरुस्त करना चाहती है। वो आज उस पर बात कर रही है कि कहाँ चीजें हैं, हम क्यों अपनी पुरानी मातृ संस्कृति को, जिसको कहा गया कि भारत में 5 तरीके की मातृ संस्कृतियों का जिक्र मिलता है। धरती भी हमारी माता है, भाषा भी हमारी मातृभाषा कही गई है ना, और माता तो है ही है, गंगा भी, नदियां हमारी माता है। तो कितनी ज्यादा हमारी मातृ संस्कृति है, उस पर कहीं ना कहीं हम फिर से विमर्श कर रहे हैं, जिसका सीधा साधा प्रमाण ये खुद ही व्याख्यान माला है। तो मुझे लगता है कि हम जिस पर विमर्श कर रहे हैं, जिन समाज में जहां स्त्री और पुरुष आज की स्थिति में दोनों लोग काम कर रहे हैं, एक नए समायोजन की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस विमर्श को लेके नहीं, हम पुनः उन चीजों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विमर्श के माध्यम से परिवार की धुरी पर सीधे सीधे प्रहार किया गया, जिसके कालांतर में हमने परिणाम देखे। हम एकल हो गए, और एकल बाजार की भाषा है, ये हमारी सनातन संस्कृति की भाषा नहीं है। लोगों को अलग अलग कर देना, ये बाजार की भाषा है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भाषा है, ये पश्चिम की भाषा है ना, ये तमाम सारी भाषाएं हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस उद्बोधन के माध्यम से लेखिका डॉक्टर सोनाली मिश्रा जी ने इस महत्वपूर्ण और सार्थक विषय पर अपने तार्किक मंथन से इस विषय पर लोक पहल और उनके श्रोताओं को इस बिंदु पर प्रकाश डाला। मैं लोक पहल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं हमारे जो भी सुनने वाले हैं उन सबकी तरफ से इस कार्यक्रम के संयोजन सूत्रधार डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, हमारे बड़े भाई, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे जो इस लोक पहल परिवार का जो संयोजन है वो इंटरकॉन्टिनेंटल है, मतलब सारे लोग अलग अलग जुड़ते हैं, यही इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। और हम सब एकत्र होकर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को संयोजन करने के लिए मेरठ अभियांत्रिकी संस्थान से
आयुष त्यागी जी जुड़ते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमको सुनने वाले सभी का एक बार पुनः आभार और अपने उद्बोधनकर्ता का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर हर्षमणि जी, आपने मैन के सारे वक्तव्य का सार समाहित कर दिया, उसकी सुंदर मीमांसा प्रस्तुत की। और यही हमारे लेखक की मर्यादा है, हमारी लेखक की महत्ता इसी में प्रतिस्थापित होती है, जो आपने बड़ी सुंदर उसकी अभिव्यक्ति की। आज दो साहित्यकारों का संगम है और दो साहित्यकार परस्पर एक दूसरे से समन्वित होते हुए फेमिनिज्म का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। ये फेमिनिज्म का परिणाम है, लिव इन रिलेशनशिप, लव जिहाद, और ये कितने नाना प्रकार के अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं। हम न्यूक्लियर फैमिली तक आ गए, हम संयुक्त परिवार के लोग थे। पूरब की अवधारणा थी कमाने वाला खिलाएगा, पश्चिम की अवधारणा था कमाने वाला खाएगा। यही मध्यांतर है, यही महान अंतर है भारतीयता का। भारत में जो परिवार की परंपरा है वो उन्नत परंपरा है, उसी में उसका सौंदर्य है, उसी में उसकी आत्मिकता है, उसी में उसकी सात्विकता है। और यही शाश्वत है कि दुनिया की सारी संस्कृतियां मिट गई, लेकिन हम अब भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को समेटे जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और नाना प्रकार के इसी प्रकार के फेमिनिज्म के षड्यंत्र से लड़ रहे हैं। और उसमें आवश्यकता है, कभी महर्षि अरविंद ने कहा, महर्षि दयानंद ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो, तो आज आवश्यकता है कि हम संस्कृति की ओर लौट चलें, अपनी सभ्यता की ओर लौट चलें, क्योंकि दुनिया में हम ही एकलौते बचे हैं जो सनातन थे, सनातन हैं और सनातन रहेंगे। और उसमें सोनाली मिश्रा जी जैसी लेखिका रहेंगी तो अपने अंधियारे का दीप प्रज्वलित करती रहेंगी। अंधियारे में एक दीप, और एक प्रज्वलित दीप ही दूसरे द्वीप को प्रज्वलित कर सकता है। और उसमें प्रसाद की वह काव्य आ जाएगी जहां बात बड़े सलीके से कह दी जाएगी, आशाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, उसी में हमारी मर्यादा है। मेरे बहन की लाज होगी, मेरे पत्नी की लाज होगी, मेरे पूरे बंधु बांधव और बहनों की लाज होगी। और आपने अनेकानेक प्रश्न उठाए कि जौहर होता था तो भाई क्या करते थे, कितने षड्यंत्र रचे गए हैं, उन सारे षड्यंत्रों को आपने खोला है। अभी हम लोगों का मन तो नहीं भरा था, मन कर रहा था लगातार आपको सुनते जाएं, लेकिन एक लालच उत्पन्न कर दिया। मैं तो राजनीति का विद्यार्थी हूँ, साहित्य की छांव में कभी कभी जाना ही पड़ता है, हर व्यक्ति जाता है, हर व्यक्ति के अंदर साहित्य है और उसकी भाषा है। तो आपके उपन्यासों को पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ गई है, क्योंकि फेमिनिज्म को समझना है तो आपको समझना है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साहित्यकार शाश्वत और सामयिक दोनों होता है, उस शाश्वत तत्व को सामयिकता के संदर्भ में प्रस्तुत करता है। आज के मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आत्मा से आभार, आत्मिक आभार आपके इस सुंदर उद्बोधन के लिए, जो गंगोत्री से गंगा निकली और गंगा सागर तक कल कल छल छल प्रवाहित करते हुए अपने गंतव्य की पूर्ति की है। यह मुझे लगता है, लेकिन मन नहीं भरा है, एक दो वक्तव्य की और आवश्यकता होगी, तब फेमिनिज्म का पूर्ण वृत्त बन पाएगा। बहुत बहुत मेरा प्रणाम। मैं तो आपकी और डॉक्टर हर्ष जी की जो भाषा है उससे मैं मतलब मैं तो मुझे तो चूंकि अपने पाठकों को उस हिसाब से समझाना होता है, जी जी तो जी 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 हमारा थोड़ा सा, मैं इसीलिए मैं एकेडमिक्स में नहीं गई क्योंकि मुझे, लेकिन मैं आपकी भाषा, आपकी और डॉक्टर हर्ष साहब की भाषा तो मतलब इतनी चमत्कृत कर देने वाली भाषा है तो इसके लिए आप दोनों को बहुत ज्यादा, आप लोगों का स्नेह है। और भाषा जितनी सरल होती है, रेणु के उपन्यास, प्रेमचंद की सहजता और प्रसाद का थोड़ा सा संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट, तो वो जनभाषा लोगों की जुबान पर नहीं आ पाता है, शब्द से जुड़ाव नहीं हो पाता है। लेकिन जो सहजता प्रेमचंद में है, जो सहजता तुलसी में है, कि वो राम जैसे गायक को, राम जैसे नायक का गायन करके महान बना देती है, तो शब्द की सरलता ही शब्द की विशेषता है। आपने जो तुलसीदास जी के ऊपर बोला, मैं तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है
उसके दो तीन अंग्रेजी अनुवाद हुए हैं, अभी नहीं, जी बहुत जी पहले हुए थे। तो इन दिनों में तो बस अपने अध्ययन के लिए ही, क्योंकि मेरा कविता का अनुवाद मेरा विषय था, मैं तो बस अपने स्वाध्ययन के लिए ही उनका उचित विश्लेषण कर रही हूँ। तो कभी आपका अवसर पड़े तो इस विषय पर कभी भी रख सकते हैं कि तुलसी जी का जो मानस था, माने तुलसी जी का जो रामचरितमानस है, जो श्री रामचरितमानस है, उसके विषय में उस समय के जो अंग्रेजी विद्वान थे जिन्होंने इसके अनुवाद की आवश्यकता को समझा और वो इस विषय में क्या सोचते थे, उसका जो बृहद परिदृश्य था वो जी क्या जी था, अगर कभी आप इसके विषय में भी आप रखें। निश्चित रूप से आपके इस संकेत हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और मैं ग्रियर्सन से लेके और फादर कामिल बुल्के तक की जो राम काव्य की परंपरा का पाश्चात्य स्वरूप है, सकारात्मक स्वरूप है, बिल्कुल आपका विमर्श बहुत जल्दी उस पर एक वार्ता हम आपका रखेंगे। हाँ, और हम तो ये योगी जी का याज्ञिक अनुष्ठान 2 वर्षों से कर रहे हैं, और जी, जब तक पूज्य योगी जी का स्वरूप वैचारिक स्वरूप अपना आकार, संपूर्ण आकार ग्रहण नहीं कर लेगा और लाल किले से तिरंगा का ध्वज योगी जी नहीं लहरा लेंगे, तब तक ये हमारा याज्ञिक अनुष्ठान निरंतरता में चलता रहेगा। ये बहुत बहुत सपना हम आपका सबका आभार। है ना। जी जी, जी, अरमान सबका है, ये भारत का अरमान है, ये भारत के सपने हैं, भारत के अरमान हैं, और उन सपनों के लिए जीते रहेंगे। और मैं समापन करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों से, सपना जन्मा और झड़ गया, मधुरित में ही बाग झड़ गया, सपने बिखरे हुए बटोरूं, या नव सृष्टि रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अमूल्य समय हमको मिला। मैम आप लेफ्ट कर सकती हैं। आयुष जी, आज